दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सदफ लेकर हाजिर हो गई हूँ आज की रिवीजन। मैं आज से रिवीजन करना शुरू कर रही हूँ यहाँ सासाराम में। मैं छुट्टियों पे अपने घर गई थी, गांव पर दादी माँ के यहाँ। वहाँ भी 2-3 दिन मैंने अपनी रिवीजन शुरू की थी, लेकिन चूँकि त्यौहार था हमारा, बकरीद थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो फिर मैंने रिवीजन नहीं किया था अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आज से फिर से शुरू कर रही हूँ अपनी रिवीजन क्लास, और कोशिश कर रही हूँ कि अब से जो भी मैं रिवाइज़ करूँगी उसको अपलोड करूँगी आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ अपलोड किए थे उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हैं, जो भी हमने रिवाइज़ किया है, वो सारे काम के हैं। और रिवीजन होने से हमारी पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भूलती नहीं हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे शेयर करने में, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गांव गई थी, तो गांव जाने पर बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है, और दादी माँ के साथ जो गुजरा वक्त वो भी बहुत अच्छा था। और ऊपर वाला उनको अच्छा रखे, और आप सभी को भी अच्छा रखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ये बुक जो है, ये बुक है मेरे पास, इस वक्त जो बुक है मेरे पास आर गुप्ता की है। ये पॉपुलर मास्टर गाइड है बीपीएससी की, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए जो ये बुक है, आप देख सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बुक है अभी। तो पेपर 1 लैंग्वेज और पेपर 2 जनरल स्टडीज़ है। तो पेपर 1 लैंग्वेज में जो ये हिंदी था, उसका एक पोर्शन मैंने निकाला है, और ये थोड़ा बहुत आज पढ़ लेते हैं। और कोशिश रहेगी कि रेगुलर रिवाइज़ करूं, और रिवीजन करने से मुझे भी हेल्प होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो मेरा भी है। मैंने पहले भी बोला है कि मैंने अपने स्टडी के लिए, ये जो सेल्फ स्टडी के लिए जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं उससे, और इसी को मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए भी, ताकि साथ साथ मेरा जो रिवीजन हो, और मुझे ऐसा लगे कि मैं दोस्तों के साथ पढ़ रही हूँ, और मैं जो रिवाइज़ कर रही हूँ मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। बस आप भी इसी तरीके से जो भी रिवीजन हो उसको जो अपलोड करूँ उसको पढ़ते रहिए, और बाकी आप अपने तैयारी और ज़ोर शोर से कीजिए, जहाँ कहीं से भी संभव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस साहित्य टॉपिक को। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आदिकाल। आदिकाल में क्या, आइए जानते हैं। हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता थे। हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता थे। आदिकाल के आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। खड़ी बोली कौरवी बोली का संबंध पश्चिम हिंदी से है। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 2 जो हिंदी लैंग्वेज हमारा आएगा वो 75 मार्क्स का आएगा। तो इसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार होना ज़रूरी है बीपीएससी सुपर टेट के लिए। और खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के शौर सेनी के उत्तरी रूप में हुआ है। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के शैलशिनी के उत्तर में हुआ है। वघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। खड़ी बोली कौरवी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। और आदिकाल की आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता थे। व्याकरण के रचयिता पूछ सकता है कौन थे? हेमचंद्र अपभ्रंश। व्याकरण के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र अपभ्रंश। व्याकरण के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। और गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ब्रजभाषा का उद्भव शौर सेनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार और वीर रस का समावेश है। चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार और वीर रस का समावेश है। आदिकाल में धर्म से संबंधित पुस्तकों का सृजन अपभ्रंश भाषा में मिलता है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य का आधार सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने बनाया था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य का आधार सर्वप्रथम
अमीर खुसरो ने बनाया था। अमर अमीर खुसरो की रचनाओं को देशी भाषा काव्य के अंतर्गत माना जाता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को मुख्यतः अपभ्रंश हिंदी के वर्ग में रखा जाता है और मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति का समय संवत 1460 माना जाता है। आदिकाल में अवधूत संप्रदाय का संबंध नाथों से है। आदिकाल में जैनों द्वारा रचित साहित्य को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है और रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। रामायण में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है? संस्कृत। अमीर खुसरो ने फारसी तथा खड़ी बोली दोनों में रचना की है और मैथिली कोकिल विद्यापति संस्कृत अपभ्रंश तथा मैथिली तीनों में रचना की है। वर्णनात्मकार मैथिली की पहली गद्य रचना है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं और ढोला मारू राहा दुहा के रचयिता कलोल कवि हैं और कृतिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश है और पृथ्वीराज विजय की रचना जननायक ने की थी। तो कितनी चीज़ों से हम लोग अभी अवगत हुए और ये जानकारी जो हमारे लिए आदिकाल की जो मिली वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी। इससे हमारी हिस्ट्री भी टच हो गई है कहीं ना कहीं। अब आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आदिकाल के प्रमुख रचनाकार तथा उनकी रचनाएं। रचनाकार एवं रचनाएं। पहला सहरपा दोहा कोश। दूसरा ज्योतिश्वर ठाकुर वर्णनात्मकार शबरपा चार्यापद और श्रीधर रणमलछंद जगनिक परमाल रासो। सहरपा दोहा कोश ज्योतिश्वर ठाकुर वर्णनात्मकार कर और शबरपा चार्यपद श्रीधर रणमल छंद और जगनिक परमाल रासो। हाल कवि गाथा सप्तशती नल सिंह विजयपाल रासो। विद्यापति पदावली कृतिपत्का और कृतिलता और भूरिक्रमा। अमीर खुसरो खालीवारी पहेलियाँ दो सुकने गज़ल और राजशेखर कपूर मंजरी। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। नरपति नहला बसील देव रासो और कलोल ढोला मारू रा दूहा। तो ये थी हमारी आदिकाल और आगे हम कल रिवाइज करते हैं भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो हमारे हिस्ट्री को भी टच करेगी और हमारी हिंदी के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो लैंग्वेज तो हमने आज इसको रिवाइज किया और फ्रेंड्स आइए आज थोड़ा कुछ रिवाइज कर लेते हैं भूगोल से। हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में बीपीएससी में भूगोल को सामान्य भूगोल के तौर पर अलग से इसका ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो घटना चक्र बुक मेरे सामने है, इस वक्त आप देख रहे होंगे और आपके सामने भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो आपके मोबाइल सेट पर तो ये है आपकी चित्रात्मक प्रस्तुति। ये मेरे पास 2021 में आ चुकी थी। मैंने नई बुक नहीं ली है इसके लिए क्योंकि बुक्स है मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले वाली जो है वो बदली नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी नई बुक मंगवा सकते हैं। तो फार्म जगत यहाँ है हमारे एरिया में ही है, देख लीजिए इसका ये एड्रेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है और इनकी शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें रहती हैं और आप चाहे तो मंगा सकते हैं। देखिए ये जो सारी किताबें हैं ना ये आपको मिल जाएंगी दुकान नंबर 16 टाउन हाई स्कूल अड्डा रोड सासाराम से, और इनकी मोबाइल संख्या भी है, तो आप चाहें तो अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस में आप अपनी बुक अपने पास मंगा सकते हैं जो भी आपको पढ़ना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर उससे एक्स्ट्रा भी। तो ये है हमारी भूगोल की बुक और हम थोड़ा कुछ रिवाइज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चलिए, तो ये है पहले तो क्षेत्रफल है, सीमावर्ती देश, सामान्य परिचय, भारत महत्वपूर्ण आयाम, दूरस्थ बिंदु और मानक समय, अक्षांशीय विस्तार और भारत एवं कर्क रेखा। कितना अच्छे से इसमें बताया गया है ताकि हमारे ब्रेन में घुस जाए और एग्जाम में हम गलत ना करें। एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशिया विश्व में भारत, ठीक है, संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जो जनसंख्या की प्रतिनिधित्व है। ये 2011 की जनगणना का है रिपोर्ट।
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। और संसार के क्षेत्रफल का 2.4% जो भूभाग है वो हमारा इंडिया। और यहाँ आते हैं, ये देखिए कुल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये। और भौगोलिक आकृति कितनी है इसकी? चतुष्कोणीय है। इसकी भौगोलिक आकृति जो है, जियोग्राफिकल इसका जो फिगर है वो कैसा है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है ये, देख लीजिए। और यहाँ आ जाइए, अब स्थिति क्या है? हिंद महासागर इसके उत्तर में है। पूर्व गोलार्ध में देशांतरीय विस्तार है। मुख्य भूमि का विस्तार कितना? उत्तर में दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व में पश्चिम कितना? 2933 किलोमीटर है। और अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तो हमारे भारत के भूगोल को हमने जाना। अब जानते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार को। अक्षांश परिभाषा: विस्तृत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है आपकी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार, यहाँ देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा जो है वो शून्य अक्षांश से जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजन होता है। उत्तर अक्षांश रेखा जो है उत्तर दिशा में होती है। भूमध्य रेखा जो है दक्षिण दिशा में होती है। दक्षिण अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ आते हैं, ये है आपका विषुवत वृत्त, अन्य नाम से बुलाया जाता है इसको। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध। अब यहाँ इधर देखते हैं, अक्षांश का मापन कितना है? अंश, मिनट और सेकंड द्वारा किया जाता है। इस अक्षांश को हम कैसे मापते हैं? अंश, मिनट और सेकंड से। और अक्षांश रेखाएं क्या क्या है? पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो हैं। तो आज हमने इसको जाना, अक्षांशीय विस्तार, और भी कुछ जान लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? असमानांतर रेखाएं। और परिभाषा: प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है, क्या होती है? देशांतर रेखाएं कई प्रकार की होती हैं और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी से वृत्त। और विषुवत रेखा पर जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं उनके मध्य क्या होता है? अधिकतम दूरी कितनी होती है? 1111.33 किलोमीटर। और ये है आपके भारत का विस्तार। यहाँ देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस है इसका उत्तरी अक्षांश। पूर्वी अक्षांश 68 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो है उत्तरी अक्षांश जो है 8.4 डिग्री मुख्य भूमि है ये। और यहाँ पूर्वी देशांतर जो है वो 57.25 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ हमने एक बुक रखी थी रिवीजन करने के लिए, लेकिन अभी वो तो अवेलेबल नहीं है। कल कोशिश करती हूँ उस बुक को आपके लिए अपडेट करने के लिए, और थोड़ा कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। और ये देखिए, ये है आपकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है और ये भी मैंने 2021 में मंगाई थी। चित्रात्मक प्रस्तुति। इस बार मैं जब अपने दादी माँ के यहाँ गई थी तो वहाँ मुझे मेरी कुछ बुक्स छूट गई थी, तो मैंने कोशिश की कि अपने साथ ले आऊँ और जब मैं इसको पढूँ तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करूँ। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, इससे हमें एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इससे तो कुछ क्वेश्चन आने आना ही है पर्यावरण से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे लिए पर्यावरण छोड़ दे बीपीएससी। तो कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर पूछेगा, और पूछेगा इसलिए हमने सोचा अभी इसको भी ले लेते हैं, शायद कुछ हम लोग भी पढ़ के जाएँ एग्जामिनेशन में। देखिए, ये है आपका पर्यावरण। शाब्दिक अर्थ परिआवरण, जीवों के चारों ओर से घिरा हुआ आवरण, यही होता है आपका पर्यावरण, इकोसिस्टम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा किसी जीव के चारों तरफ घिरे और भौतिक एवं जैविक दशाओं उनके साथ अंतःक्रिया। और ये सारी सामान्य परिभाषाएं हैं।
और ये जो है इनके फिगर्स हैं, पर्यावरण विविध पक्ष। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ देखिए, ये है धारणीय या सतत विकास, अवधारणा, मुख्य उद्देश्य और शब्द की व्याख्या। यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, पृथ्वी के क्या है, न्याय संगत प्राकृतिक और संसाधनों का संरक्षण और उचित प्रबंधन, वर्ष 1987 में आया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट VCED द्वारा आवर कॉमन कॉमन फ्यूचर बन ब्रंटलैंड रिपोर्ट में एक रिपोर्ट बनी थी जिसे हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर। और ये थी 1987 में आई थी, वर्ल्ड कॉमन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1992 में। और एजेंडा क्या था? रियो घोषणा एजेंडा 21, धारणीय विकास के प्रति पूर्व समर्थन। तो आज के लिए ये जो पर्यावरण की जो परिस्थितिकी एवं एवं परिस्थितिकी है, पर्यावरण और परिस्थितिकी, इसका रिवीजन आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। और कुछ और देख लेते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था। हमारी इस बुक से हमने ग्रामर टच किया है। ये बुक आपकी है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय। और लास्ट में हमने रिवाइज किया था सिनोनिम और एंटोनिम। तो आइए कुछ उससे कुछ वर्ड्स हम ले लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन जो है अपडेट हो जाए। तो देखती हूँ वो कहाँ पर है, कहाँ बिछड़ के चले गए हमसे, हमने कहाँ छोड़ा था इसको। स्पेल टेस्ट भी हमने कर लिया था और हम जो है इसके बाद आ गए थे और इससे आगे हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी, रिवीजन कर रहे थे। अच्छा, ये देखिए, आज हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। वो तो अभी सामने नहीं आ रहा है, जो है उसी को पढ़ लेते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, आइए दो चार पढ़ लेते हैं, शायद इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए। इंग्लिश में भी दो चार अगर सही सही करके सही सही आ गए तो एग्जाम्स में हम अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। टू माइंड वंस PS एंड QS, इसका मतलब क्या होता है? टू ऑब्जर्व द रूल ऑफ एटिक्वेट। और टू राइज फ्रॉम द रैंक, इसको क्या बोलते हैं? टू टू राइज अ हाई पोजीशन फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, इसका मतलब ये होता है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू लीव विद इन वंस मीन, or to grease a person's palm, to bribe, to fight tooth and nail, to make all effort to win, to make an ass of oneself, to act foolishly, or to make neither hear nor tell of anything, to be completely baffled, or to take to one's heels to run away, or to pay lip service to pretend to be loyal, or between the devil and the deep sea, to be a dilemma, or to be on the horns of a dilemma, to be a to be in fix, to look for a needle in a haystack, to seek what impossible to find, to wash one dirty linen in public, to discuss dirty and scandalous matters of personal nature and presence of outsiders। तो ये थी मीनिंग, और अच्छा लगा, हमें भी जो चीज़ नहीं मालूम थी वो भी मालूम होगी। तो आज के लिए डियर फ्रेंड्स इतना रिविजन काफ़ी है, कल कुछ और रिवाइज करेंगे। और रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर। और कोशिश होगी कि हम कल सीटेट सुबह में कोशिश करेंगे कि सीटेट के जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि पहले सीटेट के एग्ज़ाम होंगे फिर आपके BPSC सुपर टेट के एग्ज़ाम होंगे। तो हमारा तो यही टारगेट है कि हम दोनों को रिवाइज करें, ताकि जिनके सीटेट नहीं कंप्लीट हुए हैं और जैसे मेरे भी सीटेट के एक पेपर रह गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सीटेट का भी रिवीजन करें और साथ साथ ये BPSC सुपर टेट का भी। तो ओके, बाय, टेक केयर। आज ही मैं सफ़र से आई हूँ, कल से पूरे जोश खरोश के साथ और भी अच्छे से रिवीजन होगा। तो रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, जय हिंद, शिवरात्रि।